हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो त्योहारों के आते ही दुकानों में घरों में मिठाइयाँ कुछ दिन पहले ही बननी शुरू हो जाती हैं, जिनमें से सबसे खास एक ऐसी मिठाई है जो हर घर में एक डिब्बा तो मिल ही जाएगा। तो आज हम बनाएंगे कई परतों वाली नरम मुलायम रूईदार सोन पापड़ी या फिर पतीसा। तो सोन पापड़ी या पतीसा को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो एकदम से रूईदार और मुंह में घुल जाने वाली सोन पापड़ी है। तो जब ये दुकानों में बनाई जाती है तो इसको बनाते समय 4 से 5 लोगों की मदद ली जाती है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से इसको बहुत ही आसानी से अकेले बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं सोन पापड़ी। तो सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी सेट कर लें, जिसमें आधी कटोरी आप बेसन और 1 कटोरी मैदा ले लें। कटोरी हमें एक ही सेट करनी है, जिसमें पूरी क्वांटिटी हमें मेजर करके लेनी है। बारी आती है इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करने की। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है और साथ ही में इसमें डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। तो ये पूरी मिठाई बिना किसी एक्स्ट्रा तेल या घी के सिर्फ 3 चम्मच देसी घी में बनकर तैयार हो जाएगी। तो कढ़ाई में घी डालने के बाद अब बारी आती है इसमें 1 कटोरी मैदा डालने की। तो मैदा को घी में ऐड करने के बाद हमें 1 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर भूनना है, ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। 1 मिनट होते ही इसमें आधी कटोरी बेसन भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और अगर आप चाहें तो मैदा और बेसन को एक साथ मिलाकर भी भून सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें इसको तब तक अच्छे से भूनना है जब तक इसकी कच्ची महक निकल ना जाए। तो अक्सर बेसन बहुत जल्दी भुन जाता है और बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। इसीलिए याद रहे कि दोनों चीज़ों को भूनते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है और लगातार इसको चलाते रहना है। तो मैदा और बेसन को भूनते हुए हमें यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मैदा से बहुत ही अच्छी महक आनी शुरू हो गई है। बस हमें इसी स्टेज तक इन दोनों चीज़ों को भूनना था और अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हमें तुरंत बाद ही किसी खुले बर्तन में छान कर निकाल लेना है। अगर हम उसी कढ़ाई में इसको रहने देंगे तो ये मिक्सचर जल सकता है। तो याद रहे कि मैदा और बेसन को हमें भूनने से पहले भी छान कर ही लेना है और भूनने के बाद भी हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। और अगर इसमें गुठलियाँ होंगी तो मिठाई बनाते समय अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो मैदा और बेसन की अगर बहुत ज़्यादा गुठलियाँ हों तो इसको चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा चलाते जाएं और अच्छे से छान लें। मैदा और बेसन को छानने के बाद अब बारी आती है इसमें इलायची का पाउडर डालने की। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी मैंने उन्हीं कटोरी से ली है जिससे मैंने बेसन और मैदा को नाप कर लिया था। तो 1.5 कटोरी चीनी को हम चाशनी बनाने के लिए किसी पैन या कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही आधी कटोरी पानी को ऐड करेंगे, ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। तो चाशनी बनाते समय हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है, ताकि चीनी जले ना। और साथ ही आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है, जिससे चीनी जमती नहीं है। तो चीनी थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमें इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि इसमें कोई भी बॉयल ना आ जाए। तो मिठाई बनाने का सबसे मेन प्रोसेस है इसकी चाशनी को अच्छे से पकाना। अगर चाशनी अच्छे से नहीं पकेगी या फिर जल जाएगी तो हमारी मिठाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगी। चाशनी को धीमी आंच पे पकाने के लिए हमें 15 से 17 मिनट का समय आराम से लगेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। चाशनी को बीच बीच में हम सारे किनारों से हटाते रहेंगे, ताकि ये जले ना। तो चाशनी हमारी बन चुकी है मिठाई बनाने के लिए या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और कुछ बूंदें हम इस चाशनी की पानी में डाल देंगे। तो चाशनी को पानी में डालने के बाद अगर ये सतह पे बैठ जाए और अच्छे से इकट्ठी हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो पानी में कुछ सेकंड के बाद ही ये चीनी एक हार्ड कैंडी की तरह जम जाती है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साथ ही यहाँ मैंने एक प्लेट ली है जिसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि इसमें हम चाशनी को ट्रांसफ़र कर सकें।
आप चाहें तो चाशनी को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी सिलिकॉन की शीट या फिर किसी नॉन स्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी का घोल हमारा अच्छे से बन चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसको निकाल कर कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाशनी को ठंडा करने के लिए हम नॉर्मल इसको किसी स्लैब पे रख देंगे। ना तो हमें यहाँ पे किसी पंखे का यूज़ करना है और ना ही किसी एसी का, तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा करना है। तो जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी होगी ये अपने किनारे छोड़ने शुरू कर देगी। तो इसके लिए हमें किसी सिलिकॉन के स्पैचुला की सहायता से इसको इकट्ठा करते जाना है, ताकि ये ज़्यादा चिपके भी ना और ईजिली निकल भी जाए। तो चाशनी जैसे ही थोड़ी ठंडी और हार्ड हो जाए तो इसको निकाल कर हम किसी खुले बर्तन में रख लेंगे और साथ ही हाथों को ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये हाथों पे चिपके ना। तो चाशनी के ठंडे होने के बाद ये एक डो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस डो को हम बार बार हाथों से स्ट्रेच एंड फोल्ड करते जाएंगे, जब तक कि इसमें एक चमक ना आ जाए और इसका कलर लाइट ना हो जाए। तो चीनी के इस डो को हमें लगातार 15 से 20 बार स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है, जब तक कि ये और लचकदार ना हो जाए और बहुत ही शाइनी ना दिखे। तो देखिए ये बहुत ही लचकदार और बहुत ही शाइनी दिख रहा है। अब दोनों किनारों को हम आपस में जोड़ देंगे और एक खुले बर्तन में रख देंगे। तो बनाए हुए चीनी के रोल को हम परात में रख लेंगे और साथ ही ऊपर से बनाया हुआ मैदा और बेसन का मिश्रण छिड़कते जाएंगे, जो इसकी परतें बनने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चीनी के इस रोल को हमें 8 नंबर की तरह बार बार फोल्ड और स्ट्रेच करते रहना है और ऊपर से बनाया हुआ बेसन का मिश्रण छिड़कते रहना है, जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रेच होता रहेगा। तो इस प्रोसेस को भी हमें लगातार तब तक करते रहना है जब तक कि ये बहुत ही रुईदार और एक एक परत इसकी अलग से दिखने ना शुरू हो जाए। तो चीनी के इस रोल को हमें जितनी बार भी स्ट्रेच और फोल्ड करेंगे उतनी बार ही ऊपर से हमें बेसन और मैदा का छिड़काव करते जाना है, ताकि इसकी और ज़्यादा परतें खुलती जाएं। तो स्ट्रेच और फोल्ड करते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ करना है, नहीं तो इसकी एक भी अगर परत टूट जाए तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। सोन पापड़ी को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच और फोल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये रोईदार बनेगा और उतना ही ज़्यादा इसका कलर लाइट होता जाएगा। तो जैसे जैसे सोन पापड़ी नरम होती जाएगी वैसे ही ये टूटनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए हो सके तो इसको बर्तन में ही फोल्ड करते जाएं। तो सोन पापड़ी बनाते हुए हमें मैदा और बेसन का मिश्रण डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। मैदा और बेसन का मिश्रण जितना ज़्यादा इसमें डालते जाएंगे सोन पापड़ी उतनी ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती जाएगी। तो लगातार 20 से 22 बार हमने स्ट्रेच और फोल्ड मेथड को यूज़ किया है और कई परतों वाली रोईदार सोन पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये मिठाई बनने के बाद बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेती है, इसीलिए इसको तुरंत बनने के बाद कहीं स्टोर कर दें, जिससे ये जल्दी पिघले ना या फिर बहुत हार्ड ना हो जाए। तो सोन पापड़ी को सेट करने के लिए यहाँ मैंने 4 स्टील की कटोरियाँ ली हैं। आप चाहें तो किसी मोल्ड या फिर ट्रे को भी ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए। मिठाई को गार्निश करने के लिए कटोरियों में कोई भी ड्राई फ्रूट्स काट के आप डाल सकते हैं। साथ ही ऊपर से सोन पापड़ी को थोड़ा थोड़ा रोल करके डाल दें और बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है। तो लीजिए बहुत सारी मेहनत के बाद हमारी बिल्कुल हलवाई जैसे सोन पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मिठाई को सेट करने के बाद हमें तुरंत बाद ही इसको क्लिंग रैप या फिर किसी प्लास्टिक की शीट में लपेट देना है, जिससे ये मॉइस्चर ना पकड़े और हार्ड ना हो। तो मार्क स्टाइल ये सोन पापड़ी की मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इन आने वाले त्योहारों पे आप भी अपने घर पर अपने परिवार के लिए मिठाइयाँ ज़रूर बनाएं। तो फिर से जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।